हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, सभी को शुभकामनाएं। बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए त्यौहार को, ठीक है। बाकी आज की क्लास में रहेगा, ये क्लास नंबर 10 है। ये क्लास नंबर 10 रहेगा। दृष्टि करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं और दो मेजर सेक्शन जो थे वो हम लोगों ने खत्म कर लिए, राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, ये तीसरा मेजर सेक्शन है, आर्थिक परिदृश्य। इसमें जो पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग बजट पढ़ेंगे। बजट के बाद इसमें आर्थिक समीक्षा भी है, बहुत सारे टॉपिक हैं, वो कर लेंगे, इस क्लास के बाद कर लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ बजट के बारे में है, ठीक है। 8-10 फैक्ट है, उनको देख लेना है, छोटा सा वीडियो रहेगा, तो इसमें 8-10 बातें कुछ ध्यान रखने वाली होती हैं, तो उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये बजट जो पेश हुआ अभी 2024 और 2025 के लिए है। बजट यानी ये एक अनुमान होता है और उस अनुमान पर सरकार कितना खरा उतरी है, वो चीजें हम लोग आर्थिक समीक्षा में देखते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग बजट देख रहे हैं। देखिए, पहला फैक्ट यहाँ पे क्या है, 18वीं लोकसभा है, जानते हैं 18वीं लोकसभा का ये पहला आम बजट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले या करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो यही लगा दीजिएगा, ठीक है, सीतारमन जी। देखो, इस पर यहाँ पर 4 सेक्टर जो है ये टारगेट किए गए हैं, लक्षित क्षेत्र जो है, ये 4 कम्युनिटी को, 4 कैटेगरी को यहाँ पर लिया गया है। कम्युनिटी को गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इन 4 समुदायों पर जोर दिया गया है और यहाँ पे प्राथमिकताएं देखेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्राथमिकताओं को हम लोगों को देखना है। देखो, ये देखो, ये अभी आपको यहाँ पे 12 कैटेगरी दिख रही हैं, 12 प्राथमिकताएं दिख रही हैं, लेकिन इन्हीं को जोड़ जोड़ के इन्होंने फाइनल जो प्राथमिकताएं तय की हैं ये 9 है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, प्राथमिकता नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके। अभी जो माइनर प्राथमिकता है वो देख लेते हैं। जैसे कृषि पर बात हुई है, रोजगार पर बात हुई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बात हुई है, या फिर विनिर्माण की बात हो, सर्विस की बात हो, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा 2 बार लिख के कोई बात नहीं। अब अवसंरचना, नवाचार, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अगली पीढ़ी में सुधार। हर प्राथमिकता में कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट है, बस उन्हीं को ध्यान देना है। पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, ये करने का टारगेट है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लॉन्च हुई है, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। 109 ये जो हाई ईल्ड वैरायटी होती हैं, हाई ईल्ड वैरायटी, नई उच्च उपज वाली फसलें किस्म ये जारी की जाएंगी, ठीक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ की घोषणा भी हुई है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसमें याद रखने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि डेटा इसमें बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि बजट पढ़ रहे हैं तो डेटा रहेगा। पहली प्रायोरिटी हम लोगों ने कृषि में उत्पादकता देख लिया। प्राथमिकता नंबर 2 जो है वो है रोजगार और कौशल, यानी एम्प्लॉयमेंट और स्किल। 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना है, ठीक है। प्राथमिकता नंबर 3 है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। यहाँ पे क्या बात है, आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसको हम लोगों ने वैसे अलग से टॉपिक में भी किया है, इसी पीडीएफ में, इसी लेक्चर में, किसी क्लास में किया होगा, ध्यान नहीं आ रहा, बट इसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं पढ़ा हो तो सारी वीडियोस लाइन से देख लीजिएगा। इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट पे सारे मिल जाएंगे। प्राथमिकता नंबर 4 है विनिर्माण और सेवाएं, ठीक है। यहाँ पे MSME पर जोर दिया गया है। मुद्रा ऋण हम लोग समझते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होती है लोन देने की, ठीक। तो एक कैटेगरी तरुण श्रेणी भी होती है। यहाँ पे तरुण श्रेणी में जो लोन प्रोवाइड किया जाता था, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 10 लाख हुआ करती थी, अब 20 लाख हो गई, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। तरुण श्रेणी में 10 लाख से 20 लाख कर दी गई। प्राथमिकता नंबर 5 है शहरी विकास, यानी अर्बन डेवलपमेंट। PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 2.0 में क्या है, ये PM आवास योजना, 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास, और उसके लिए जो बजट का अलॉटमेंट है वो 10 लाख करोड़, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी का देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको हम लोगों ने अलग से किया है, ठीक है, किसी क्लास में किया है, देख लीजिएगा, वहां पे भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री बिजली योजना है, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली। ये 1 करोड़ का डेटा याद रखना है और 300 यूनिट याद रखना है। 300 यूनिट सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ठीक है, और इसमें सब्सिडी दी जाती है, 60% सब्सिडी है, वो देख लेना। 2 मेगावाट, 2 से 3 मेगावाट, 3 से 3 प्लस मेगावाट, अलग अलग सोलर पैनल का अलग अलग कैटेगरी में है, ठीक है, कितना सब्सिडी दी जाएगी। प्राथमिकता नंबर 7 अवसंरचना और बुनियादी ढांचा। अवसंरचना के लिए क्या है, 11,11,111 करोड़ आवंटित किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये पैसा तो बड़ा अच्छा तय किया है ना,
इतना पैसा तो अभी लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए दिया गया था किसी नेता के द्वारा, है ना। चलिए खैर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास भी किया जाएगा। ये कॉरिडोर जो है दो, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये बुनियादी ढांचा में हो गया। प्राथमिकता नंबर 8 है नवाचार यानी इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट। नवाचार, अनुसंधान और विकास में क्या बातें होनी है। राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब ये जो लक्ष्य है ना, ये सारी चीजें कब देखेंगे हम लोग, अगली साल की जो आर्थिक समीक्षा होगी उसमें देखेंगे कि कितना यहाँ पे काम हो चुका है। इन सारी चीजों पर जो हम लोग प्राथमिकता पढ़ रहे हैं 9, इन 9 पे कितना काम हो चुका है, इस अगली साल की आर्थिक समीक्षा में पता चलेगा। ठीक है, तो बताने का मतलब यह है कि बजट और आर्थिक समीक्षा में मतलब समझ में आना चाहिए। प्राथमिकता नंबर 9 है अगली पीढ़ी में सुधार। सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा। क्लियर है, ये मोटे मोटे हम लोगों ने पिलर पढ़ लिए, 9 प्राथमिकताएं पढ़ ली। अब देखते हैं यहाँ पे कितना बजट अलॉट किया गया है, कितना खर्चा आएगा सरकार का, कितना अनुमान है खर्च का, कितनी प्राप्तियों का खर्च है और बाकी सारी चीजें। देखो, प्रमुख मदों में जो व्यय है, सबसे ज्यादा व्यय यहाँ पे किया गया है डिफेंस में। डिफेंस में इतना पैसा यहाँ पे अलॉट किया गया है। अलॉट करने का मतलब ये अनुमान है कि इतना खर्च हो जाएगा। तो आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, पैसे का डेटा याद नहीं रखना है। ये मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लिखा हूँ। तो अगर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे कि प्रमुख मदों में व्यय का आप सीक्वेंस पूछे घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में, तो लगा दीजिएगा। ठीक है, पहले डिफेंस है, फिर ग्रामीण विकास है, फिर कृषि है, फिर गृह है, फिर शिक्षा है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है, संचार है, और फिर लास्ट में स्वास्थ्य है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि किसमें ज्यादा व्यय होने का अनुमान है, किसमें कम। हो जाएगा ना ये, तो स्क्रीनशॉट ले लेना अभी फिलहाल के लिए, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। चलिए, ये जो है 2024-2025 में पूरा ये जो व्यय है, एक्सपेंडिचर होने वाला है सरकार का, तो इतना पैसे की जरूरत पड़ेगी सरकार को अपनी योजनाओं में लगाने के लिए, अपना काम करने के लिए, हर एक सेक्टर को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। 48 यानी 48.21 लाख करोड़, ये एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान रखना है। एक बार एग्जैक्ट फिगर भी पूछा था, यूपी का बजट एग्जैक्ट फिगर के साथ पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको 48.21 लाख करोड़ याद रहेगा, इतना एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इतना फिर कमाना भी पड़ेगा सरकार को, तो कमाने का भी अनुमान है, इतना ही कमाने का भी अनुमान है। कमाने को ये प्राप्तियां बोलते हैं। अभी प्राप्तियां तमाम तरीके से होती हैं। सरकार की कमाई कहाँ कहाँ से होती है आपको पता है। इनकम टैक्स से होती है, निगम टैक्स से होती है, दूर देशों से या फिर इंस्टीट्यूशन से लोन भी लेती है, उधार भी लेती है ना, आरबीआई से भी उधार लेती है। तमाम तरीके होते हैं प्राप्तियों के, तो वो अभी सारी चीजें देख लेंगे हम लोग। तो देखो, ये जो प्राप्तियां होती हैं इसमें उधार भी होता है, क्योंकि उधार जो आप किसी से लेंगे तो वो भी आपके पास पैसा आ ही रहा है ना, तो प्राप्तियों में जोड़ा जाता है। और इस उधार को अगर हटा देंगे तो ये जो प्राप्तियां हैं उधार के अलावा, ये इतना हो जाता है 32.07 लाख करोड़। ठीक है, और प्राप्तियां कुल कितनी थी 48.21। अगर इसमें से आप घटा देंगे तो कितना बचेगा 1461, यानी 16.14 लाख करोड़। ये उधार से आएगा पैसा, ये उधार से आएगा। चलिए, अभी मेजर फैक्ट बस आपको इतना याद रखना है कि बजट का जो फिगर है वो 48.21 है। देखिए, आयकर में ये स्लैब्स चेंज हुई थी, ये स्लैब से देख लीजिए थोड़ा। वैसे पॉसिबिलिटी कम है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं है, फिर एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है इसलिए। 3 लाख तक अगर आपकी कमाई है, सरकारी नौकरी आप करते हैं, 3 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख तक है तो 5% इनकम टैक्स सैलरी से आपका कटेगा। 7 लाख से 10 लाख है तो 15% कटेगा। 10 लाख से 12 लाख 15% कटेगा। 12 से 15 लाख पर 20% कटेगा, और 15 लाख प्लस सैलरी आपकी तो 30% कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है किस स्लैब में कितना इनकम टैक्स है। हो जाएगा, ये इसको 10 कर लेना। ठीक है, ये 10 है, 15 15 दो बार लिख गया ना, 7 से 10 पर 10% है, 10 से 12 के लिए 15% है। चलिए, सब्सिडी पे देखिए कहाँ पे किस सब्सिडी में सबसे ज्यादा खर्च होता है गवर्नमेंट का। खाद्य सब्सिडी में 47.9%। उसके बाद उर्वरक सब्सिडी पर, यूरिया सब्सिडी अलग है उर्वरक से, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी पे, उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी पे, उसके बाद यूरिया सब्सिडी पे, और उसके बाद फिर एलपीजी सब्सिडी पर खर्च होता है। तो मैं इसी सीक्वेंस में लिखा हूँ, घटते क्रम में, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि किस सब्सिडी में सबसे ज्यादा खर्च होता है सरकार का, तो खाद्य सब्सिडी लगा देना, और सबसे कम पूछे तो एलपीजी लगा देना। घटते क्रम में बढ़ते क्रम में पूछे तो इस तरीके का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चलिए व्यय देखिए। सरकार का व्यय जो है, सरकार के पास जो प्राप्तियां होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जाता है, खर्च कहाँ पे होता है,
राज्यों का हिस्सा देना पड़ता है ना, करों का 21% तो सिर्फ राज्यों को चला जाता है। फिर जो आप प्राप्तियों में उधार लिए रहते हैं उस पर ब्याज भी देना पड़ता है, तो ब्याज का भी अच्छा खासा अमाउंट है यहाँ पे 19%। उसके बाद खर्चा होता है फिर जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं और ये आर्थिक सहायता वगैरह है, सब्सिडी वगैरह है, ये 16% का है। ये वित्त कमीशन का अंतरण वगैरह भी 9% का है। रक्षा में 8% है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो है स्पॉन्सर्ड वाली जो स्कीम होती हैं, इस पर भी 8% का यहाँ पे व्यय हो जाता है। पेंशन में 4% का खर्च होता है। तो ये मोटी मोटी पिक्चर है, ठीक है। वैसे बहुत बेसिक है, हम लोग हमेशा से पढ़ते रहे हैं। जब सबसे ज्यादा जो हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो राज्य को जाता है, करों के लिए जो होता है राज्यों का हिस्सा। चलिए, प्राप्तियां सबसे ज्यादा कहाँ से हो रही हैं? देखो, प्राप्तियां हो रही हैं उधार से। उधार और अन्य देयताएं जो है 27% का। उसके बाद सरकार की कमाई होती है इनकम टैक्स से, जो भी आपने स्लैब्स पढ़ी है। फिर जीएसटी से यहाँ पे कमाई होती है। तो इस तरीके से चार पूछेगा, चार ऑप्शन में देगा, पूछ लेगा किसमें सबसे ज्यादा प्राप्ति है। उधार और ये नहीं देगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है, लगा लोगे। बाकी ये चार ऑप्शन बना के दे सकता है ना। तो निगम कर नहीं लगाना है आपको, निगम कर एक समय पे ज्यादा हुआ करता था, अब निगम कर नहीं है, अब आयकर है, ठीक है। इनकम टैक्स 19% है, जीएसटी 18% है, निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है 17% है, और कस्टम ड्यूटी 4% है। कर लेंगे भाई। चलिए देखिए, तो ये बजट की इतनी ही बातें थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। आई दृष्टि से आप लोग मैच करा लीजिएगा, और पूछना होगा तो उसी में से पूछ लेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग जानते हैं, आर्टिकल 112 जो है वो क्या है? बजट है। बजट में से कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, ठीक है। बजट शब्द को नहीं उल्लेख किया गया है। बजट की जगह एएफएस बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं बजट को। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। बजट बनाता कौन है? ये आर्थिक मामलों का विभाग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इनके द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए, एक होमवर्क है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के बारे में बताइए किस आर्टिकल में? विनियोग को समझते ना, एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है, और ये जो फाइनेंस बिल होता है इसके बारे में भी बताइए। और मनी बिल किस आर्टिकल में, ये बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो ये बजट की बातें थी इतनी, ठीक है। क्लास नंबर 11 रहेगी इसके आगे का, यानी आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक समीक्षा 24-25 की तो होगी नहीं, 23-24 की होगी, ठीक है। तो ये देख लेंगे, और बाकी के जो टॉपिक रहेंगे आगे के वो कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए दिवाली को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।